हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। इस समय हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस और कक्षा 10 की साइंस के 5 चैप्टरों को हमने क्लियर कर लिया था। आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वह है जैव प्रक्रम और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 6। आज से पहले आपने 5 चैप्टर जो क्लियर किए थे वो केमिस्ट्री से रिलेटिव थे और जो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं वो क्या है आपका? बायोलॉजी से रिलेटिव। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स 3 भाग में आपकी किताब बटी हुई है। तो उन 3 भाग में से हम दूसरे भाग का पहला चैप्टर अर्थात बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? जैव प्रक्रम। और दरअसल इस चैप्टर से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिएगा, जैव प्रक्रम के विषय में लिखा क्या गया है तो पहले इसी को देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रम, अब ध्यान दीजिएगा, प्रक्रम का मतलब प्रक्रियाओं से है, ठीक है ना। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भाई? जैव प्रक्रम। ध्यान से समझिएगा बात को। कह रहा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मतलब मिलकर, ठीक है ना, अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब यह अनुरक्षण क्या चीज है भाई? ये बात तो आएगी ही दिमाग में भाई। किताब की भाषा अगर हम लिखेंगे तो उसे समझना भी तो जरूरी है। कोई चीज समझेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिए, अनुरक्षण का मतलब होता है मरम्मत करना। भाई बॉडी है हमारी खुद की, देख लीजिएगा, हम लोग चोट वोट लगा लेते हैं या कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है जिससे कोशिकाएं निरंतर क्या होती हैं? नष्ट होती रहती हैं। तो इसकी मरम्मत, देखभाल का जो कार्य हो रहा है जिन प्रक्रियाओं द्वारा, वही आपका क्या है? जैव प्रक्रम है। बात समझ गए होंगे। जीवधारी के शरीर में जो प्रक्रियाएं क्या करती हैं, जीवधारी को जीवित रहने में सहायता करती हैं, वही प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, इसके विषय में जैव प्रक्रम क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि जैव प्रक्रम क्या है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसी की बात की जा रही है। तो अब देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। अब जैव प्रक्रम क्या है तो बात तो आप समझ गए होंगे। जैव प्रक्रम को समझे आप, तो उसी को कह रहा है कि जैव प्रक्रम है क्या। अब इसे थोड़ा विस्तृत ढंग से पढ़ लेते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गई इसकी। तो देखिएगा, जैव प्रक्रम सभी जीवधारियों में, इस बात को भी छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये जो है सभी जीवधारियों में जीवित रहने के लिए कुछ जैव प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही सजीव निर्जीव, अब इन दो बातों को भी अभी छोड़े रहिए, सजीव निर्जीव से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, जो कि निम्न हैं। अब निम्न में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन और वृद्धि हमें पढ़ना है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं किसकी? एक और बहुकोशिकीय की। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव कहते किसे हैं? देखिए, कोई भी ऐसा जीव होगा जिसकी जीवन की समस्त क्रियाएं केवल कितनी कोशिकाओं द्वारा? एक कोशिकाओं द्वारा क्या होगी? नियंत्रित होगी या संपन्न होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। मतलब कोई भी ऐसा जीव होगा जिसके अंदर केवल कितनी कोशिका होगी? एक कोशिका होगी और उसी के द्वारा उसकी लाइफ की सारी प्रोसेस क्या होगी? क्लियर हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब आपके कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अब वहीं पर बात कर लेते हैं मानव की। तो मानव की जो बॉडी होती है आपको पता होगा, ये अनेक कई ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन ये सब होता है ना, तो कई ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मतलब सीधे सीधे क्या बात हो गई? एक से अधिक कोशिकाओं से बनी है। क्या एक से अधिक कोशिकाओं से मनुष्य की बॉडी बनी है या किसी जीवधारी की? तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुकोशिकीय जीव हो गया। मतलब वे जीव जिनकी जीवन की सारी प्रक्रियाएं एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, तो उसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। और जिनकी समस्त क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। अंतर समझ में आ गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में। और एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे एक कोशिकीय जीव का और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में मानव आ जाएगा, जानवर आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ये सब चीजें।
अब देखिए सजीव और निर्जीव में अंतर करने के लिए हमें इन प्रोसेस को जानना बेहद जरूरी है। अगर इन्हें हम जान जाए ना तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है या सजीव निर्जीव से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इन प्रश्नों का जवाब आपको चुटकी बजाते मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहली टॉपिक क्या है इसमें, पोषण। भैया पोषण होता क्या है? तो जीवधारी द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसी को हम कहते हैं पोषण। तो सभी जीवधारी क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण। अब बात आती है श्वसन। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना? नहीं भाई, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहते हैं। और श्वसन क्या कहते हैं? ये जो आपने भोजन ग्रहण किया है ना, इसी का ऑक्सीकरण करा देना। ऑक्सीकरण मतलब जो भोजन हमने खाया उसको पचाने के लिए जब ऑक्सीजन जाती है ना, तो उस प्रक्रिया को हम कहते क्या है? श्वसन। मतलब भोजन के पाचन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन। तो श्वसन समझ गए आप? श्वसन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण और ऊर्जा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? श्वसन। तो देखते हैं उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए जितना भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो सबका ऑक्सीकरण तो होता है, लेकिन सारे भोज्य पदार्थ पच नहीं पाते। जो अपच के रूप में या अपशिष्ट के रूप में भोजन के भाग रह जाते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं या अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं या अवशेष पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है। अब वो पदार्थ क्या होता है? हमारी बॉडी से किसी ना किसी रूप में बाहर जाते हैं, जैसे मल के रूप में, यूरिन के माध्यम से, या तो फिर पसीने या थूक के माध्यम से बाहर आते हैं। तो इन्हीं सभी अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को, जो गंदगी हमारे शरीर में, अनावश्यक पदार्थ जो स्टोर है हमारी बॉडी में, उन्हीं को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। समझ में आ गई बात? हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग के रूप में बहुत सी चीजें हैं। वृक्क सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, आप जानते रहिएगा। अब बात आती है किसकी? जनन। अब जनन तो आप जानते ही हैं। जनन का मतलब होता है प्रजनन। मतलब दोनों एक ही चीज है, मतलब समझा रहा हूं मैं यहाँ। जनन प्रजनन दोनों एक ही है। अब ये होता क्या है? जीवधारी द्वारा अपनी जैसी संतान, समझिएगा बात को, सभी जीवधारी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यही क्षमता क्या कहलाती है? उनकी प्रजनन। आई बात समझ में? जैसे मानव है तो मानव के काले गोरे बच्चे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो ये मानव से जब उसकी संतानें उत्पन्न होती हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? प्रजनन। और या तो फिर हम क्या कहते हैं? जनन। क्लियर हुआ? अच्छा अब आ जाते हैं, देखते हैं वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। आप देखे होंगे अपने आसपास, खुद को तो समझ ही नहीं पाए होंगे, ये जानते हैं कि हम बढ़ रहे हैं ना। तो ये सबसे अच्छा कब समझ में आएगा? जब आसपास के बच्चों को देखेंगे। तो बच्चों को देखेंगे ना, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो आप भी वैसे ही थे। आज कैसे हैं? आज भाई लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, काले गोरे हैं कि नहीं है? है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले बहुत छोटे थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। या तो आपने देखा होगा कि एक छोटे से पौधे को हम अगर या बीज से उत्पन्न करें या पौधे को लगा दें, तो हम पाएंगे कुछ समय में वो पौधा क्या होता है? थोड़ा बड़ा होते 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 बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है। ठीक है। पौधे और मानव के या जानवरों के बढ़ने में क्या दिक्कत होती है? पौधे जो होते हैं वो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। जब तक उनका जीवन है वो क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ऊपर नहीं तो दाएं बाएं जरूर बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मानव के बच्चों की बात कर लें या तो जानवरों के बच्चों की बात कर लें, इनमें क्या होगा? एक निश्चित सीमा तक ही, आयु सीमा तक ही क्या होते हैं? बढ़ने की दर पाई जाती है। मतलब वृद्धि इनमें क्या होगा? नियमित समय तक होगा, इसके बाद नहीं होगा। जैसे अगर कुत्ते का बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि वो 20 साल जिएगा तो हाथी भर का हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पर बात आती है कि जो जानवर होते हैं या कोई भी जीव है उनमें वृद्धि होती है, हमें बस इतना जानना है। पौधों में जीवन पर्यंत होती है, जानवरों में एक निश्चित आयु तक होती है। ये आपकी जानकारी के लिए। तो अब ये चीजें आप समझ गए हैं, तो आप अब क्या समझ सकते हैं? सजीव को और निर्जीव को।
ये बताइएगा, एक पत्थर ले लीजिए और पत्थर में इन क्रियाओं को ढूंढिए। पत्थर भोजन करता है, मतलब उसमें पोषण होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, पत्थर कहाँ भोजन करता है। श्वसन, वो सांस वोस लेता है, तो ऐसा भी नहीं है। अब ये नहीं पत्थर को पानी में डाले और कहें देखो सर वो बुलबुला छोड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो पानी जाता है ना, तो उसमें घुसी हुई वायु को क्या करता है, बाहर करता है, वही बबल आपको दिखाई देते हैं। तो वो सांस नहीं लेता, पत्थर सांस नहीं लेता। तो इसका मतलब उसमें श्वसन, श्वसन का मतलब वही भोजन के ऑक्सीकरण से है। तो भाई ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो भोजन ऑक्सीकृत कैसे होगा, ऊर्जा कैसे उत्पन्न करेगा। वही बात स्वच्छ श्वास, मतलब सांस लेने की, तो पत्थर सांस नहीं लेता। उत्सर्जन, भाई पत्थर से कोई भी गंदगी बाहर निकलती है, पत्थर तो पत्थर है, वैसे ही पड़ा रहेगा, वो तो पसीना नहीं छोड़ेगा, वो तो लैट्रिन बाथरूम जाएगा नहीं। तो ये सब चीजें समझ रहे हैं आप, ये हो गया। उत्सर्जन नहीं होता, ये समझ गए ना। पत्थर में, सजीवों में होता है, मानव में, पौधों में होता है। पौधे उत्सर्जन के रूप में क्या छोड़ते हैं, अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं, अपने ऊपर की छाल छुड़ा देते हैं, खराब जो पके हुए फल रहते हैं वो भी गिरा देते हैं। तो ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है जो गिर रहे हैं। और ये प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं किसमें आती है, उत्सर्जन में। अब देखिए जनन, जनन का मतलब क्या होता है, संतान उत्पन्न करना। जीवधारी का ऐसा गुण जिससे वो अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सके। जैसे मानव का पुत्र मानव होगा, पेड़ तो होगा नहीं। तो पत्थर में क्या ऐसा होगा, पत्थर क्या बच्चे देगा, नहीं देगा। तो पत्थर मतलब निर्जीव पदार्थ के रूप में हमने पत्थर को लिया है। तो निर्जीव पदार्थों में जनन की प्रक्रिया नहीं होती। अब आखिरी हमारा वृद्धि। अब वृद्धि क्या होता है, बढ़ना। एक पत्थर को हमने एग्जाम्पल में लिया है निर्जीव पदार्थ में, तो क्या पत्थर बढ़ता है भाई, आज रखे 2 सेंटीमीटर का था, कल 3 सेंटीमीटर का हो गया, परसों 4, ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी नहीं होता। मतलब ये सारे प्रोसेस किसके अंतर्गत आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, निर्जीव पदार्थों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते। तो बात तो क्लियर होगी यहाँ तक, सजीव और निर्जीव में अंतर तो आप समझ ही गए होंगे। अब बात आती है नीचे, क्या है, जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन। भाई ये जो प्रक्रियाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, पोषण हो गया या श्वसन हो गया या उत्सर्जन हो गया या वृद्धि हो गई या जनन हो गया, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कार्यकी विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है ना, या शरीर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किनका अध्ययन, इन प्रक्रियाओं का। समझ गए होंगे बात को। अब बात क्या आती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए मैं पहले इसे समझाने से पहले एक वैज्ञानिक का नाम याद दिला देता हूं आपको। ये लेवासिए जी हैं, ठीक है ना, लेवासिए। भाई लेवा फाड़ दें तो बात अलग है, सीए की बात हो रही है। लेवासिए जी जो थे, उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है ना आपका, मतलब जीवन है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है, एक जटिल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहां पर बात क्या की गई कि लेवासिए ने कहा था कि जैव रासायनिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं वो काफी जटिल होती हैं, और इन्हीं के द्वारा ही जीवन क्या है, संभव है। तो अब जैव रासायनिक क्रियाओं को देख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं भाई, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। बात समझ लीजिएगा, जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी आपकी, जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं भाई। देखिए मैंने बताया मानव के शरीर में क्रियाएं होती हैं, ये यहाँ पर लिखा भी गया था, और ये क्रियाएं जो होती हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं। लेकिन इन क्रियाओं को किन भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक क्या आपकी अपचयी क्रियाएं और दूसरा क्या आपका उपचयी क्रियाएं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इनको। तो देखिए क्या दिया जा रहा है, किसमें, अपचयी क्रियाओं को देख रहे हैं हम। ऐसी क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। भाई फिर से समझिएगा, ऐसी क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अणुओं में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मतलब कोई बड़ा सा कार्बनिक पदार्थ है जिसको हमने भोजन में ग्रहण किया, तो ये हमारे शरीर में पहुंचने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होगी ना, वो किसके अंतर्गत आएगी,
अपचयी क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। अब इसमें वो कौन कौन सी आती है भाई? अब जैसे में क्या है, पाचन। अब ये क्या होता है भाई? पाचन तो अभी मैंने बताया था। पाचन क्या है? भोजन को ग्रहण करने के बाद जब श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो उसी से हम भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं श्वसन क्रिया में। जब भोजन पच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पाचन। मतलब एक लाइन में हम ये कहते हैं शरीर में, जीवधारी के शरीर में भोजन का पचना पाचन कहलाता है। अब पचने का मतलब क्या होता है? तो वही बात जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब चीजें होती हैं, मतलब जटिल जो अणु होते हैं वो पचने के बाद छोटे छोटे अणुओं के रूप में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और प्लस हमें क्या दे जाते हैं? एनर्जी दे जाते हैं। ठीक है, और यही ऊर्जा क्या होती है? हमारे शरीर में कार्य करने के लिए काम आती है। अब जो अनावश्यक एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित भी होती है, ये भी जानते रहिएगा। यही एनर्जी क्या होती है? हमारी बॉडी में व्रत के समय पर ऊर्जा उत्पन्न करने के काम आती है। और ये नहीं है कि आपको भगवान शक्ति दे रहे हैं भाई कि वहां पर आप व्रत हो तो सारी एनर्जी भगवान दे रहे हैं और चल रहा है। नहीं, जो रोज आप ठूस ठूस कर खाते हो ना, वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है? संचित हो जाती है। और वही संचित ऊर्जा जिस दिन हम भोजन नहीं करते हैं तो हमको क्या करती है? वापस से मिलने लगती है और हम काम कर लेते हैं। ठीक है, अब बात समझ गए ना? भगवान में आस्था रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी आस्था मत रखो कि कहो कि हम व्रत हैं तो एनर्जी भगवान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। पाचन और श्वसन आपकी कैसी क्रियाएं हैं? अपचयी क्रियाएं हैं, जिसमें क्या होता है? जटिल पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। उपचयी क्रियाएं क्या है? अब देख लेते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। भाई देखिए, इसमें क्या था? एक बड़ा पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा था, लेकिन इसमें क्या करा है कि इसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से, अब मान लीजिए ये छोटे छोटे कई पदार्थ हैं, ये मिलकर कैसा पदार्थ बनाएंगे? बड़ा पदार्थ बनाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयी क्रियाएं कहते हैं। बात को समझ लिया आपने? और इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जैसा कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण में पौधे वातावरण से CO2 लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, जमीन से जल लेने के बाद क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, भैया सूर्य का प्रकाश हो गया ये, और पर्णहरिम, पर्णहरिम जानते हैं ना? पर्णहरिम जिसको क्लोरोफिल कहते हैं भाई, उसकी सहायता से क्या करते हैं? मंड का निर्माण कर देते हैं। C6H10O कितना हो जाएगा भाई? वो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है? N बार। ये स्टार्च है, मंड का सूत्र होता है, इसका निर्माण कर देते हैं। जैसा कि भोजन में हमने अभी देखा था ना, भोजन में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो पौधे ही बनाते हैं, तो पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम मंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि पौधों में मंड का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो प्रक्रिया कौन सी है आपकी? प्रकाश संश्लेषण। और मानव में क्या होता है? अगर इसका एक और एग्जांपल देखा जाए उपचयी क्रियाओं के लिए, तो वो क्या है? मानव शरीर में या जंतु शरीर में न्यूक्लिक अम्लों का क्या? संश्लेषण। संश्लेषण मतलब निर्माण, ठीक है ना? शरीर में किसका निर्माण भाई? न्यूक्लिक अम्ल का, अम्ल का संश्लेषण। एक बात का ध्यान रहे, एग्जामिनेशन में आपको संश्लेषण लिखने नहीं आता, इसमें ध्यान रहे कि तीनों स आते हैं और क्रम भी देख लीजिएगा। संश्लेषण कैसे लिखा गया है? तो जैसा कि आज हमने जैव प्रक्रम को पूरी तरह से पढ़ लिया है और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।